हड़बड़ाहट में उसने कहा है कि घर पे कोई लफड़ा हो गया है, बीना नहीं खत्म होगी, बहुत बड़ा हादसा हो गया है, हत्यारा तक का है। ने गाड़ी छोड़ पे बैठा भागा, गाड़ी के अंदर मन डेड बॉडी मिली। मैंने कहा कम से कम मुझे अंदर तो जाने दो। उन्होंने कहा कि ये मार डालेंगे, भीड़ बहुत ज्यादा उग्र हो गई है। अरे बारे मार गिरे। 30 लाख रुपया के गाड़ी में लिया पे घूम रहा, समझो तो कर लो। क्या मार दिया। उसी समय उनके बेज टूट गए, उनकी टोपी उछल गई थी। जान बचाने के लिए चोर है चोर है हमने मारी है। बच्ची के पिताजी ने मेरे पिताजी को अपशब्द कहे, भाग जाओ अन्यथा जूत खा लोगे। अगर अति बात होगी जना की बिना है पर थाना छोड़ दिया गया। बच्चे ने पेट छोड़ दिए थे। उसके बाप ने कहा था गोली मार दो साले को। ये हमारा पुलिस के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। 99 बार फोन पर बात हुई है। भैंसों के उसने पोटे गिरे हैं। आज वो सारे बयान दे रहे हैं, उनको कुछ हकीकत का ही पता नहीं है। राम दिलराज सिंह झलको सिकर में थारो स्वागत है। काल को आपनो एक वीडियो आयो सामी की और अनोखो की जखी घटना ही बिकंदर जखो पियर पक्ष है लड़की के बे ससुराल पर जखो आरोप लगायो हो के लड़की है जखी मारी हत्या करी गई है। तो आज आपा ससुराल पक्ष का मायना आया हाँ और आका ससुर जी है भी लड़की का बे अठे मौजूद है। बहु भी बात कर ए मारू कॉन्टेक्ट करियो के मैं भी मारो पक्ष रखा और आऊँ बातचीत कर सीताराम जी बामू है। आऊँ राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। आज जखी घटना है बे आरोप लगायो है आपको ऊपर। अब्बा का पियर पक्ष का है, लड़की का माता है, पिता है, बाकी भाण है जगह आरोप लगायो है कि यान की घटना हुर बे हत्या को आरोप जो आप पर लगायो है। हाँ, जो एफआईआर दर्ज करवाई है उसमें उन्होंने 302 हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है। तो ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि उस लड़की ने सुसाइड करने से पहले इसकी सूचना फोन पे अपने भाई अमित को दी है और अमित ने उसकी सूचना अपनी बहन स्वाति को दी है। स्वाति में उस समय चेलासी स्कूल में एफएलएन ट्रेनिंग में था। उसमें 10:17 पर मेरे पास जो लड़की थी हमारी, उसकी छोटी बहन स्वाति ने मुझे फोन किया है। हड़बड़ाहट में उसने कहा है कि घर पे कोई लफड़ा हो गया है, शायद जीजी का फोन है, वहाँ का लफड़ा हो गया, इसलिए आप तुरंत घर पहुँचो। 10:17 के ऊपर तुरंत बाद में मैं आनंद फानन में पार्किंग से मेरी मोटरसाइकिल निकाली है और 10:23 पर जब मैं गेट से बाहर निकला, ये सारी चीजें वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे के अंदर है। टाइम जो मैं बता रहा हूँ वो एग्जैक्ट है। कैमरे के अंदर मेरी वहाँ फोटो मिलेंगे एंटर होते हुए और बाहर निकलते हुए। घटना कितने बजे की ये घटना मेरे पास सबसे पहले सूचना पहुंची है 10:17 पर। और वो घटना किसने बताई? वो जो हमारी बहू थी उसकी छोटी बहन ने मुझे फोन पे सूचना दी है। जैसे उसकी सूचना आई, वो कैंपस कुछ 300-400 मीटर मैंने क्रॉस किया है, पार्किंग से मोटरसाइकिल निकाली है। उसके बाद में मैं 10:23 पे गेट के जब बाहर था, उस लड़की के पिताजी ने मुझे फोन किया है कि आप कहाँ पर हो। मैंने कहा मैं चेलासी हूँ। तो उन्होंने कहा घर पे कोई लफड़ा हो गया लगता है, इसलिए आप तुरंत घर पहुँचो। तो मैंने कहा मोटरसाइकिल गेट के बाहर निकाल ली है और मैं जा रहा हूँ। उन्होंने यहाँ तक कहा, जिसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग्स हैं, मैंने यहाँ तक कहा कि मैं अभी 45 मिनट बाद में घर पहुँचाऊंगा। उन्होंने ये भी कहा कि रास्ते में ध्यान से जाना, कहीं कोई अड़बिड़ मत जाना। जी पैप जी। तो दो बोलो ठा तो लफड़ो हुआ। आओ देखो, मैं चेवद थे। आओ देखो, जब मैं चेवद स्टैंड पर पहुंचा लगभग 20 मिनट बाद में, उस समय मेरे पीछे से जहाँ पे मैंने अटेंडेंस रजिस्टर में साइन किए थे, तो मेरे कर्म अधिकारियों ने आके वहाँ चेक किया। वो रेंडमली चेक हो रहा था। तो उसमें मेरे जो हाजिरी लेने वाले अध्यापक थे, उन्होंने कहा था कि आप कहाँ पर हो, शायद दाई बाई गए हो तो आ जाओ। मैंने उनको ये सूचना दी है कि मेरे घर पे कोई लफड़ा हो गया लगता है, क्योंकि मेरे पास फोन आया और मैं चेवद स्टैंड पे पहुंच चुका हूँ। आप मेरे रजिस्टर में लाल स्याही से लाइन लगा देना। उसका भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, जिस कर्मचारी से मेरी बात हुई है। उसके बाद में मेरे पास 2 से फोन आता है मेडिकल स्टोर के मालिक का। गुरुजी कहाँ पर हो? मैंने कहा मैं सेवद हूँ। तुरंत धो दो। मैंने कहा क्या हुआ? तो उसने कहा ये मत पूछो, तुरंत धो दो। कितनी टाइम में आ जाओगी? मैंने कहा 20 मिनट में। तो उसने कहा जल्दी आओ। तो मैंने कहा कि उड़ के तो मैं आ नहीं सकता, इतना टाइम तो मुझे लगेगा। हो क्या गया बताओ? तो उसने ये बताया कि बीना नहीं खत्म होगी। मैंने कहा यार बहुत बड़ा अन्याय हो गया ये तो। और उसमें मेरे मुँह से बाहर भी निकली थी। उसके बाद में मैंने तुरंत लड़की के पिताजी को फोन किया उसी जगह से कि पेपाराम जी आप तुरंत धोद पहुँचो, बहुत बड़ा हादसा हो गया है। इसका मतलब मैंने उनको लगभग बात समझाती थी कि बहुत बड़ा हादसा हो गया है। उसके बाद में मैंने टाटवा में आया। टाटवा में उनका फोन आया हुआ था, तो मैंने फोन निकाल के उनका मैंने कहा धोद पहुंच गए हो क्या? तो उन्होंने मुझे फोन पे गाड़ी निकाली है और उन्होंने हमें हत्यारा तक कहा है। उसके बाद में मुझे किसी ने कहा कि आप यहाँ पास में मत आना, क्योंकि वहाँ पर उग्र भीड़ हो गई है और आपके साथ कुछ हादसा हो सकता है। मैंने ये भी कहा कि कुछ भी हो लेकिन मैं वहाँ पहुँचूंगा। लड़की के परिवार वाला जखाबा का पिताजी आ बे कियो के मैं गया ना दूध गमाए ना गाड़ी छोड़ पे बैठा भागा, गाड़ी के अंदर मन डेड बॉडी मिली। मैं जब और क्या मेरा ऊपर हमलो भी करियो गयो यान किसी पे बात यहाँ ये बातें कही हैं। मैं जब पहुंचा था
उस समय गाड़ी जिसमें उस बच्ची को ले जाया गया था, इस उम्मीद में कि कहीं कोई सांस बची हो तो कम से कम प्रयत्न करना चाहिए। तो जिस समय मैं पहुंचा था, गाड़ी सीएचसी के अंदर थी, पुलिस एक्टिव हो चुकी थी, और मैं जैसे ही गाड़ी मोटरसाइकिल खड़ी करके सीएचसी की तरफ कदम बढ़ाने लगा तो किसी ने पहचान लिया। तो उन्होंने, वो एएसआई थे श्याम जी, उनको कहा कि गुरुजी आ गए हैं। तो श्याम जी ने अंदर का जो वातावरण था उससे वो परिचित थे, तो उन्होंने कहा कि इनको अंदर ले जाओ। जब मैं सीएचसी की तरफ बढ़ने लगा तो मुझे कुछ सिपाहियों ने थाने के अंदर ले गए। मैंने कहा कम से कम मुझे अंदर तो जाने दो। उन्होंने कहा कि ये मार डालेंगे, भीड़ बहुत ज्यादा उग्र हो गई है, इसलिए मुझे वो थाने में ले गए। जब मैं थाने में गया उस समय मेरा छोटा लड़का राजपाल और मेरी मिसेज दोनों थाने के अंदर बैठे हुए थे। रिकॉर्डिंग की जगह बात थी बे राजपाल जी बे, हाँ, छोटा लड़का, वो वाकया जैसा मुझे जितनी जानकारी है, दोद पहुंचने के बाद में हमारी वाली जो लड़की थी संगीता, उसकी छोटी बहन स्वाति ने राजपाल के फोन पे फोन किया, बताया यहाँ कह रहा कि आका कोई का फोन मिल रहा को नहीं आ, सारा लड़का संपर्क करो ताकि मतलब और है जगह मेरी बात करवा रहा को नहीं। हाँ, उससे मैं डिनाई नहीं करता किया होगा, लेकिन उस समय छोटा लड़का यहाँ से गाड़ी लेके निकला है, बड़े मेरी मिसेज और बड़े वाले लड़के ने बीच की सीट में, जैसी मुझे जानकारी है उस हिसाब से, बीच की सीट में संगीता को गोदी में लेके, और वो गोद में अंतिम प्रयास के भाई कहीं कोई बच जाए तो कोई उम्मीद बनती है, इसलिए वो गए थे। जैसे ही पेपाराम जी वहाँ पहुंचे, उन्होंने देखा, थाने में जाके रिपोर्ट दी, रिपोर्ट देने के तुरंत बाद में वापस पुलिस के साथ में वो गाड़ी के पास पहुंचे। उस समय छोटे वाला बच्चा शायद हो सकता है ड्राइवर सीट पर, और वो तीनों वहीं थे। तो पेपाराम जी ने देखते ही उस मेरे बड़े वाले बच्चे को देखते गोली मार दो, इस आक्रोश में बच्चे ने पैर छोड़ दिया और वो दोनों माँ बेटे वहीं रहे। तो पुलिस वालों ने कहा कि आपके साथ कुछ हो सका है, गाड़ी में बैठ जाओ। तो वो पुलिस की गाड़ी में बैठ के थाने में चले गए थे, क्योंकि मुझे जो जानकारी मिली इस हिसाब से हुआ। तो बार रिकॉर्डिंग के मायने एक बार क्लिप थे सुनी है, अरे बारे बिग बादमा की आवाज आ रही है कि मैं हॉस्पिटल के अंदर मतलब ग्लूकोज चढ़ा रहा हूं। उसके बारे में जो मुझे सूचना मिली है उसमें बच्चे को भी पूछा है, वो क्या गाड़ी के अंदर थे। तो उस समय उस स्वाति का फोन आ रहा है, उसने कहा कि राजपाल जी कहाँ हो। तो इसने कहा दो दें, क्यों कैसी है जीजी की तबीयत। तो ये बच्चा उस समय बता नहीं पाया कि ये खत्म हो गई, जबकि उससे पहले मैंने उसके पिताजी को बता दिया था कि बड़ा हादसा हो गया है। तो क्या है इसकी स्थिति। तो इसने कहा कि बोतल चढ़ा रहे हैं। ये बच्चे का भय था, और मेरी मिसेज पास में बैठी थी उसकी गोदी में, वो आवाज मेरी मिसेज की थी। मेरी मिसेज ने कहते कि अरे बारे मार गिरे, आवाज है जो कि आपका मिसेज, मेरी मिसेज की है। यदि न्यायपालिका चाहे, पुलिस तफ्तीश में चाहे, तो उस बॉडी वो जो आवाज है उसका एनालिसिस करवा ले, वो मेरी मिसेज की आवाज थी, जो दुख की घड़ी में वो शब्द बोल रही थी कि अरे बारे मार दिया रे, जबकि वो उसकी आवाज नहीं थी, मेरी मिसेज की आवाज थी। तो एक और आरोप लगायो बे आपके ऊपर कि बिदिन बे यहाँ बोल रहा कि मैं तो मार दी वगैरह, और अब मैं 30 लाख रुपया के गाड़ी में लिया बे घूम रहा, समझो तो कर लो, समझो तो कर लो। हाँ, वो आक्षेप मैंने आपके वो जो चैनल है उसी के मार्फत मैंने सुना है। उस समय मैं थाने में था, 27 को लगभग 11 बजे में अरेस्ट हुआ था, 28 को था और 29 को था। ये 28 तारीख को जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए उन्होंने लोसल में जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और लास्ट में प्रशासन को बाध्य हो कि उनके लिए मेडिकल बोर्ड गठन की स्वीकृति देनी पड़ी, और सीकर में जब मेडिकल बोर्ड से गठन हो रहा, मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम होने की तैयारी हो रही थी, उस समय हमारे कुछ परिजन वहाँ गए हुए थे, और उधर से वो आक्रोशित भीड़ बार बार ये कही कि मार रही थी, मार दिया मार दिया। उसी समय राकेश ने ये कहा दिया कि मारा नहीं है, इसने फांसी खाई है। उस समय उसके साथ छिना जब्ती है, उसके पास मारपीट हुई है, और उसको बहाकर उस छिना जब्ती और राकेश के साथ जो मारपीट हुई है उसके अंदर 2 थाने के जो कांस्टेबल वहाँ गए हुए थे उनके साथ भी मारापीटी हुई है। उनके बेस टूट गए, उनकी टोपी उछल गई थी, जैसा मैंने उन पुलिस वालों से पूछा है। उनके साथ में मारपीट हुई। फिर वो राकेश दौड़ के मेडिकल के अंदर घुस गया जान बचाने के लिए। वो आक्रोशित भीड़ उसको चोर है ये करते हुए अंदर घुसी, तो मेडिकल वालों ने उसको बचाया कि चोर है तो आप थाने में जाइए। फिर उन्होंने कहा कि इन्होंने मिनक मार दिया, तो उन्होंने कहा उसके लिए भी थाना ही है, वहाँ जाइए, आप अंदर नहीं आ सकते, कोई भी अपराधी है, न्यायालय की प्रक्रिया के तहत सब कुछ हो जाएगा। पहले पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर लेगी, उसके बाद में न्यायालय की प्रक्रिया है। अब एक आक्षेप वो लगा रहे हैं 30 लाख रुपए वो घूम रहा था। लड़की का बाप ये कह रहा है कि मेरे पास आया था वो। तो मुझे ये बताइए कि आपके पास 30 लाख रुपए का ऑफर लेके यदि वो आ गया और आपको वो ऑफर दे रहा है, आपके कहे मुताबिक वो सड़क पर ये घोषणा कर रहा है सरेआम की 30 लाख रुपए ले लो, अन्यथा हम ऊपर वालों दूसरों को दे देंगे, हमने मारी है। यदि इस प्रकार का इल्जाम था तो वहाँ पुलिस जाब्ता तैनात था। आप पुलिस के पास में कहते हैं गाड़ी को जब्त करो, गाड़ी को जब्त करो, इसमें 30 लाख रुपए हैं, इसका इन्वेस्टिगेशन करो कि ये पैसे आए कहाँ से, तो पता लग जाता है। इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप मुंह से कुछ कहने से थोड़ा ही होता है। इनके लिए सबके लिए साक्ष्य चाहिए। और आपके पास जब पुलिस थी तो आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए तुरंत कि ये हमें लालच दे रहे हैं और इस प्रकार से ये गाड़ी के अंदर 30 लाख रुपए लिए हुए घूम रहे हैं, तो वहीं उसका फैसला हो जाता था या नहीं था। केवल तथा केवल हमारे परिजन और हमारे गाँव के कुछ लोग, गणमान्य लोग वहाँ गए थे, राकेश के साथ में उन्होंने मारापीटी की। मेरे पिताजी गए हुए थे, उनके जेब में से डॉक्यूमेंट्स निकाले, उन्होंने कागज निकाल लिए और उस उपद्रवी भीड़ में, और यहाँ तक बच्ची के पिताजी ने
मेरे पिताजी को अपशब्द कहे, मेरे गांव के कुछ जनप्रतिनिधि गए थे उनके भी घेरा डाला है और उनको भी अपशब्द कहे। उसके बाद में कुछ भीड़ तो वापस गांव आ गई, लेकिन कुछ लोग वहाँ फिर भी डटे हुए रहे कि अंतिम समय तक पोस्टमार्टम होने के बाद में डेड बॉडी हमें मिल जाए। इसका प्रपोजल रखा था कि ये डेड बॉडी हमें दे दो। वो प्रपोजल थे रखे हो सुपुर्द कर दो। ये प्रपोजल मेरे गांव के जो जनप्रतिनिधि गए हुए थे और गांव के जो गणमान्य लोग परिवारजन गए हुए थे, उन्होंने पोस्टमार्टम होने के बाद में प्रपोजल रखा था कि डेड बॉडी हमें दे दीजिए। तो जो हमारे जनप्रतिनिधि है उनको इन्होंने कहा कि बात मत करो, भाग जाओ, अन्यथा जूत खा लोगे। तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा भाई ठीक है, आपकी इच्छा है, आप ये जैसा चाहो ले जाओ। लेकिन अंत में एक प्रपोजल और रखा था। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि हम 5 आदमी अनोखू से अंतिम संस्कार में शामिल हो जाएं। तो भी उन्होंने ये कहा था कि अंतिम संस्कार में वहाँ मत आ जाने, अन्यथा जान से मार देंगे। तो फिर कहा भाई ठीक है, आपकी इच्छा है, उनको ले जाओ। इसके अलावा जो भी है, न तो पुलिस प्रशासन ने हमें सहयोग किया है और न हमें असहयोग किया है। पुलिस ने वही काम किया है। अगर अति बात होगी जना की बिना है पर थान मतलब बठू छोड़ दिया गया, मतलब अतो बड़ो मामलो। हाँ, उसके बारे में यह है कि जैसे हमें 27 तारीख को 3 आदमी हम स्वेच्छा से चले गए थे, बच्चे ने पेड़ छोड़ दिए थे वहाँ से डर के कारण, क्योंकि उसके बाप ने कहा था गोली मार दो साले को। फिर पुलिस तुरंत आई है, कमरा सीज किया है। उसके बाद में 4 बजे वापस घर पे आई है। 4 बजे जब घर पे आई है तो उन्होंने हमारे संबंधियों से बात की। उन्होंने कहा कि सतपाल को अरेस्ट करवाओ, अन्यथा हम ढूंढते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, सतपाल को हम अरेस्ट करवा देंगे। तो शाम को 9 बजे सतपाल को लेकर मेरे संबंधी और परिवारजन खुद थाने पे उसको लेके गए हैं। तो इसी कोई प्रकार की कानून से या पुलिस प्रशासन के असहयोग जैसी हमारी कोई मंशा नहीं थी। हम चला के वहाँ गए और उनका पूरा सहयोग किया है और पुलिस प्रशासन ने हमारे साथ निष्पक्षता की है, न हमारा फेवर किया है, न हमारा पक्ष लिया है। जैसा उनका प्रावधान है उसी के हिसाब से। अब बात रही छोड़ने की, डिप्टी साहब भी वहाँ से आए तो उनका पीछा किया गया 2 थाने के सामने। फिर वो यहाँ है तो भी गाड़ियाँ लेके पीछे आए। उसके बाद में भी डिप्टी साहब ने उसके 2 थाने में वापस जाके बच्ची के बाप से बात की है और उसके बाद में उनको घर भेज दिया। उसके बाद में सतपाल से भी बात की है। उसके बाद में डिप्टी साहब गाड़ी लेके निकल गए तो पुलिस प्रशासन ने हमें कहा कि आप अपना कोई छोटा मोटा कोई सामान है तो वो ले लो और बाहर आ जाओ। तो मैंने कहा साहब कैसे? तो डिप्टी साहब तफ्तीश करके आए, मौका मुआयना करके आए, एक बार आप जाओ, यदि हम याद करते हैं बुलाते हैं तो आप जाना। हमने हमारी नाम लिखवाया है, फादर्स नेम लिखवाया है, मोबाइल नंबर लिखवाया है। पुलिस प्रशासन को ये कहा है कि यदि आप चाहोगे तो फोन कर देना। फोन करने के बाद में यदि हम घर पे हैं या कहीं भी हैं, मिनिमम टाइम में आपके यहाँ हाजिर हो जाएंगे। यदि रास्ते में हमें किसी का भय होगा या सामने वाली पार्टी की मारपीट का होगा तो आप गाड़ी लेके आ जाना, हम आपके साथ में गाड़ी में आ जाएंगे। ये हमारा पुलिस के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। पुलिस ने कहा है कि आपको जब भी जरूरत पड़ेगी हम बुलाएंगे, आपको यहाँ आना है। मैंने कहा बिल्कुल आएंगे। आप पहले भी सहयोग किया है, अंतिम समय तक पुलिस प्रशासन का सहयोग करेंगे और न्यायपालिका का, हमारे साक्ष्यों के साथ न्यायपालिका का मुकाबला करेंगे और हम लास्ट में निर्दोष भी साबित होंगे। आज जो लोग सोशल मीडिया पर इस प्रकार की ये पोस्टें डाल रहे हैं, यहाँ तक लोग कह रहे हैं कि इनको अपन सल्टा दो। उनको ये पता नहीं कि अपन को सल्टाने का, वो कानून हाथ में लेने की बातें करें। उनको पता नहीं कि कानून के प्रावधान हाथ कितने लंबे होते हैं। यदि हमारा अपराध है, न्यायपालिका में दंड देगी। यदि हम निरपराधी हैं, कानूनी कार्रवाई ही उसी सब कुछ है। कानून हाथ में लेबो बिल्कुल गुनाह है और यहाँ को कुछ भी कोई कदम कोई भी नहीं उठावे। इसके लिए बहुत सारा ठोस नियम है कानून के अंदर। तो एक मायने एक चीज और बताई गई ही कि मतलब दहेज को आप पर आरोप लगाए हो। हाँ बिल्कुल, ये मैं बता दूं, इसका स्पष्टीकरण ये है कि जिस दिन उस सामने वाली पक्ष से हमारी बातचीत सगाई की चालू हुई थी, मेरी पहली मुलाकात उनसे 23 अगस्त सन 2022 को हुई है फोन पर। उसके बाद में अंतिम समय तक जब टाटनवा में मैं पहुंचा, ये पूछा कि पैप जी पहुंच गए, उसमें उन्होंने मुझे गाड़ी निकाली है। उस समय तक मेरी उनसे 99 बार फोन पर बात हुई है और उनका जो घर पे फोन था उससे भी 5-7 बार बात हुई है। तमाम रिकॉर्डिंग्स मेरे पास हैं। उनमें मैंने शादी से पहले भी उनको कहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चांदी वाला सिक्का भी बाटिया में नहीं चाहिए, केवल वो अपनी जेब में रखते हैं वो सिक्का दे देना, न मुझे दहेज चाहिए। दहेज के लिए बिल्कुल मना किया है। तो उन्होंने खुद मेरे फोन की रिकॉर्डिंग सुना दूंगा, न्यायपालिका में पेश करूंगा। उन्होंने खुद ये कहा है कि 1 डबल बेड और 5 बर्तन ये हिंदू धर्म का रिवाज होता है, तो इसके लिए तो मना मत करना। तो मैंने कहा कि मिनिमाइज, वो भी मिनिमाइज करके, इसके अलावा कुछ नहीं देना है। मेरे पास भगवान का दिया हुआ और मेरी मेहनत का किया हुआ सब कुछ है। इसलिए आप मेरे लिए कभी भी जिंदगी में परेशान मत होना। अपन दोनों एक रिश्ते में बंध गए। आपका दुख दर्द मेरा दुख दर्द है और आपका सुख है वो मेरा सुख है। इसलिए कहीं भी मेरे लिए परेशान मत होना, ये मैंने कहा है। मैं जकी बात ही बठे करूँ और बात के मान न कर पायो, जकी मैं थाने केवल 2 ही चीज वही और तो चलो आप करता रहे। एक तो महत्वपूर्ण बात आई कि जिया कोई एक जिया बाट क्या रस्म है ना कि भाई बाट क्या में रोकड़ी कथा गालिया और कथा गालिया के जिया मलो। तो मत तो देखो साफ साफ पहले दिन से मेरी मानसिकता है। अब एकदम स्पष्ट कर दू, काल थे परेशान वाला केवल मैं एक सिक्को ही बाट क्या का मान लूला। वो तो मैं ही तय करना केवल एक सिक्को लूला
चाहे तो वो साधारण आपको चाले देखो रिपेयर मिल जाए, चाहे कोई थकन चांदी को उपलब्ध हुए तो चाहे चांदी को रख दीजिए। पहली चीज नहीं एक चीज तो आ क्लियर कट मैं बता दूं कि इस चीज का हमारा पूरा परिवार, हमारा पिताजी और हमारा जगह संबंधी है बे जके दिन वो सगाली दस्तूरी भी दिन कदी हमारे बिना इसका बटोड़ा है बे आ कदी क्यों थे ने अन क्यों बोल रहे थे चलार को लाजर वो ठीक है मैं चलार मौका टाइम ऐसे मैं चलार कर दी छू। दूसरी के दहेज ने इसके लिए मेरी तरफ से तो पूर्णतया भी मान लो नहीं है, इसके बावजूद भी यदि सांगलड़ा लेवे तो सरासरी को जी बंद दो जैसो जदी जो, लेकिन मेरी तरफ से ना, यदि बंद ना करे ने तो मेरी तरफ से पहली ना है, क्योंकि जको भी हुआ ना जको जतो भी आजाद आम आदमी देबा की कोशिश करे जतो जी मान लो भगवान को दियो और मेरी मेहनत को करेड़ो है मार्क, लेकिन फिर दहेज में देखो क्या है कि एक बेड 5 बर्तन है, एक कुछ छोटी मोटी वे तो है बिन तो चाहिए बे मना करो और चाहिए मत करो, एक कुछ चीजा हुए ने 5 तो बर्तन है तो एक बेड है तो चीजा वही है तो जरूरी है, मतलब नहीं बंक का ये एक चीज ये मन बंकी ये मान लो आज मेंटेलिटी जी पढ़ी ने भी समझिया लागे कि कुछ बंक आ भी है भाई अपन बच्चों जी सर्विस लगे अपन समाज के मान बोल देवाले पास बड़ा बना आप तो उसका बड़ा बनता है, लेकिन देवाले पास मैं तो कहीं ऊपर लो दे रहे है जो को बीच से मेरी पूरी संतुष्टि है कि भाई अपन करना है सो क्यों है, इसलिए जो को भी मिनिमाइज तो कम से कम करो ना बत्तो ही कर दीजिए आपने। देखो हमारे लिए एक ही चीज है, मेरे लिए परेशान भाई जोट को नहीं कोई तरीका की। और बात बांकन भी काटेड़ी है थे तो खुद खेती हो जगह जलार मदन जीर वे आया ने ठेका सगा का नाम लिखमो जी लिखमो जी और जना मन तो संतोर बनने हमारी बात यार कलस। अब रही बात शादी के बाद में 25 तारीख को रात को मैंने उनको फोन किया, 22 तारीख को शादी थी, मैंने कहा क्या है घर का मामला सारा सेट हो गया, वैसे वो सामान इधर उधर जचा दिया। तो उसके बाद में मैंने कहा कि क्या हमारे किया हुआ पसंद आया या नहीं आया, मैंने कहा बहुत बढ़िया कर दिया आपने, जितनी उम्मीद थी उससे भी ज्यादा बढ़िया किया है। इन सब के रिकॉर्डिंग्स में आप चाहिए तो आपको यदि कोई भी आदमी मेरे से चाहता है तो आके मेरे से ले सकता है, और जहाँ कोर्ट में मैं उनको बिल्कुल मेरे बचाव के अंदर पेश करूंगा। और उसके बाद में मैंने कहा कि आपने केवल 2 चीजों की कही थी, ये एक्स्ट्रा 2-3 आइटम मुझे क्यों दिए, जैसे फ्रिज है तो फ्रिज में ऑलरेडी मेरे पास अच्छी कंडीशन में है तो मैं उन 2 का क्या करूंगा। कोई देखो कमी बेसी कुछ को नहीं जती उम्मीद भी से ज्यादा बहुत ज्यादा कर दी, एक थोड़ी सी कमी बेसी में होती है और माँ को नाम का वो दाइजवन जगह ये था मना करो 2 चीज की थी एक्स्ट्रा कर दी मुंडा से 2 चीज की कही, चलो मुकदमी के बाद में भी 2 चीज भी एक्स्ट्रा कर दी, पछे बठे भी मैं 1-2 बार विचार करियो मुझे आप मना कर दिया, लेकिन मुझे बाद में दूसरा आदमी आ सोचा कि अगर कहीं पसंद को नहीं दिखे इसलिए मना कर दिया दिखे। को थोड़ा नेगेटिव विचार करें लोग एक वक्त हो ने जो बठे संगीता के मैं तो भूले यार उल बठे तो ने तो आपका कपड़ा लतार में बठे आपका जितना भी परिवार का विपक्ष में रख लेता बेकेरिया के गाड़ी मांगी। हाँ ये बेबुनियाद आरोप है, वो आदमी कुछ भी कह सकता है। हाँ आज भी मेरे उसके मन में आदर भाव है क्योंकि उसने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया है। अब जो वो बोल रहा है वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है, तथ्यों की आधारित कुछ भी नहीं है, उसके पास इस चीज का कोई भी साक्ष्य नहीं है और ये मैं कोर्ट में साबित करूंगा कि उसने वहाँ झूठ बोला है। वो तो ये भी कह रहा है कि मैं 7 बजे उसके घर पे गया और वहाँ पर एक बूढ़े आदमी ने मुझे धमका के भगा दिया, फिर मैंने गाड़ी का पीछा किया, गाड़ी मेरे अंदर डालने की कोशिश की, ये वीडियो के मार्फत से आ रहा है। वो आदमी विद्यालय सहायक स्वामी स्कूल में है, उस स्कूल में 7:30 बजे के उसके साइन किए हुए मिलेंगे रजिस्टर के अंदर। यदि वो स्वामी स्कूल में था तो वो 7:30 बजे अनुगु कैसे पहुंचा, उसकी 2 देर थोड़ी हो गई। यदि वो यहाँ था तो वहाँ उसके साइन कैसे हो गए। 10:23 पर जो उसने मुझे 83 में गेट से बाहर निकलते हुए फोन किया, उसमें जो रिकॉर्डिंग है उसके अंदर बेबेक से बच्चों की आवाज आ रही थी, इसका मतलब वो उसमें स्कूल में था। तो ये जो बेबुनियाद आरोप लगा रहा है, ये जब न्यायालय में जाएंगे तो मैं मेरे एविडेंस के अंदर मेरे पास जितनी भी एविडेंस है बताऊंगा। हर जगह मेरे जहाँ से मैं जिस रूट से आया हूँ, जिस रूट से गया हूँ, वीडियो फुटेज पुलिस प्रशासन खंगालेगा, मैं टाइम बताऊंगा, लगभग उसी समय के वीडियो फुटेज मिलेंगे और रिकॉर्डिंग्स में न्यायालय में पेश करूंगा। ये जो साथी ये लगा रहे हैं ना कि ये इनको जल्लादों को मार दो, फांसी दे दो, उन साथियों से मेरा निवेदन है कम से कम हकीकत को जानो। एक लड़की होकर इस प्रकार से
मुझे ब्लैकमेल करके फांसी खा जाती है और पूरे परिवार को हमें रसातल में पहुंचाने की कोशिश करती है। आप लोग बिना सोचे समझे तथ्यों को के बगैर इस प्रकार से भावावेश में आकर इमोशनल हो जाते हो। कम से कम फैक्ट तो जांचो। किसी के जिंदगी बर्बाद कर मिलने में लगे आप। एक बच्ची अपनी जिंदगी खत्म करके चली गई, अब बाकी का जीवन उसके कारण से। तो समाज में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जितने भी ये मुकदमे होते हैं, हो सकता है मैं कहता हूँ कि 100% सही है, 100% गलत है, इसके में कोई, लेकिन ज्यादातर लड़कियां इस मामले में घर वालों को फंसा जाती है। उनके किसी के साथ हो सकता है कुछ अलग से रिश्ते हों या कुछ इमोशनल हो जाती हूँ, लेकिन ऐसे मामलों में न्यायालय और पुलिस प्रशासन को भी ये देखना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि लड़की कुछ इमोशनल कदम उठा लेती है और बाकी को परिवार को पूरे को रसातल में पहुंचाने का काम कर देती है। समाज में यह जागरूकता भी जरूरी है। लोग केवल बच्चों का पक्ष लेते हैं लेकिन बच्चे वाले का पक्ष नहीं जानते। मेरा बड़ा परिवार है, मैंने कहीं आज तक एक पैसे की, मुझे सब कुछ जितनी भी होती है दुनिया में वो मेरी मेहनत से और भगवान का दिया मेरे पास है। मैं वो आरोप लगा रहा है इसके पास 1 अरब रुपए हैं। मेरे पास यदि 1 अरब रुपए होते और यदि मैं 10 लाख की गाड़ी की डिमांड करता, क्या वक्त रखती है गाड़ी मेरे पास है, ट्रैक्टर मेरे पास है, मोटरसाइकिल मेरे पास है, स्कूटी मेरे पास है, जमीन जगह मेरे पास है, प्लाट मेरे पास, मिनिमाइज चीजें होती है आवश्यकता की वो मेरे पास है। और मेरी रिकॉर्डिंग इस चीज को फाइनल करेंगी कोर्ट में कि उस आदमी के साथ मेरे कितने मधुर रिश्ते थे। जब अंतिम फोन किया उससे पहले मेरे कितने मधुर रिश्ते थे। मैंने हमेशा उनको सहयोग की भावना से सहयोग किया, उसके भी मेरे एविडेंस हैं। हाँ, आर्थिक सहयोग के लिए भी मैंने उसको शादी बाद में कहा था तो उन्होंने कहा था मेरे पास आर्थिक सहयोग मेरे जितना था मेरे प्यार से लगाया हूँ, नहीं मेरे कहीं माते हैं, नहीं कोई किसी से उधारा लिया है। आपने मुझे पूछा इसके लिए भी धन्यवाद, उसने मेरा धन्यवाद। आपने टॉक पूछा हाँ जी, एक मतलब आरोप एक लगायो कि मारपीट का जगह निशान भी बताया बे फोटो के अंदर वायरल हो रहा है। यहाँ सही है। वो भी मैं इसके बाद में भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि वो एक इंसिडेंट लगभग 10 बजने से 10:30 बजे के बीच में हुआ है। उस बच्चे ने सुबह उठी है, उसने चाय बनाई है, हम पिताजी को और मेरे को उसने चाय पकड़ाई है, चाय पिए, गटर में जाके आई है, भैंसों के उसने पोटे गिरे हैं। उसके बाद में उसने आके रसोई में पोछा लगाया है, उसके बाद में उसने सब्जी बनाई है। जब मैं 9:05 के लगभग घर से रवाना हो रहा था, मेरे कमरे में बेटा मैं नाश्ता कर रहा था, छाछ पी रहा था। उस समय वो सामने से निकली है इतने खूब सारे कपड़े लेकर, क्योंकि वो टूर पे गए हुए थे और 4 दिन से वो पहली रात ही लौटे थे। तो उनमें से एक कपड़ा गिर गया था। मैंने मेरे मिसेज को कहा कि एक कपड़ा गिर गया, शायद संगीता का होगा, वो अंदर जाके, तो वो अंदर जाके बाथरूम में वो कपड़ा भी पकड़ा के आई है। उसने खुद के कपड़े, मेरे बड़े वाले लड़के के कपड़े, इवन मोजे और रुमाली तक धोया है। जो पुलिस यहाँ कमरा सीज करने के लिए आई थी, वहाँ उन्होंने मौका मुआयना किया और उन्होंने ये भी पूछा कि इतने कपड़े, और तुरंत धोए हुए कपड़े थे, उन्होंने कपड़े धोए हैं। उसके बाद में मेरी मिसेज ने कहा कि संगीता जल्दी से स्नान कर ले, खाना खा लेते हैं। उसने कहा आ रही हूँ मम्मी। जिस समय संगीता कमरे में एंटर होती है, इससे थोड़ा सा पहले सतपाल जो बड़ा लड़का है वो गटर में गया हुआ था। संगीता अंदर गई, उसको एकांत मिल गया और टूर के दौरान कुछ कोई आपस में यदि कोई खटपट हुई है, मुंह जबानी भी कोई हुई है, वहाँ कोई लड़का उसके मिलने के लिए आया था और उसको सतपाल को सूचना नहीं दी थी उसने कि मैंने किसी को बुलाया। तो सतपाल ने पूछा कि ये लड़का कौन आ गया, दूर जाके बात करी थी। तो उसने कहा कि उदयपुर में ये लड़का तुम्हारे पास कहाँ से आ गया। तो उसने कहा ये मेरे मौसी का बेटा भाई है। तो उसने कहा तुम्हारे मौसी है तो नहीं, तुम्हारी माँ तो केवल अकेली बहन है, तुम्हारे पिताजी से बात करवा दो। तो उसने कहा बाद में करवाऊंगी। तो क्यों मामा से बात करवा दो, मामा को तो पता है कितनी बहन है, तो को बाद में करवाऊंगी। पूछ ले अगर है या तो कोई बात को नहीं, मेरे को दिक्कत को नहीं, लेकिन फिर भी आने को बताया तुम क्यों भाई हमारे मौसी को लड़को ठहरे हुए है, मौसी ठहरे हुए मैं भी बुलाऊं आपा टायरा कती दे रुक से मको पूछे बना तो ये बुला लियो तुमको तो नहीं लग गया भाई आपा ढूंढ घूम बाहर निकल जाता ना क्या तुमको जब तुम क्यों क्यों नहीं कियो तो फिर क्यों हमारी गलती की, चलो गलती की कोई बात को नहीं। जब मैं बोला तो काम तरह पापा जी बात करा ठीक है, करवा देना बाद में बात करवाई को नहीं। सतपाल ने ये कहा कि ठीक है, हमारी गाड़ी बाहर खड़ी है, उनके साथ हमारे 2 रिलेटिव और थे, तो हम गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, तुम इनसे बात करके फिर आ जाना। 3 बजे जब ये खाना खाने लगे तो वो गाड़ी के अंदर रह, बाकी के ये 4-5 आदमी खाना खाने लगे। तो उन्होंने कहा कि सतपाल जी उसको बुलाओ, वो भी खाना खा ले। तो इसने गेट खोल के कहा कि आजा रोटी खा ले। तो उसने कहा भूख नहीं है। उस समय इनमें ये हुआ कि इसने कहा कि भाई ठीक है, तूने तेरे भाई को बुलाया, कि उसको क्या पता लगा कि आप सहेलियों की बाड़ी में घूम रहे हैं। तो उसने कहा मैंने स्टेटस लगाया था। तो स्टेटस से आप बताइए कि कहीं कोई पता लगता है कि आदमी ये स्टेटस 3 दिन पुराना या 4 दिन पुराना, या ये सहेलियों पिछोला झील से अब सहेलियों की बाड़ी में पहुंचने वाला है। ये बात की बेबी की क्या मतलब घूमबा गेड़ा हजना साथ कमाए ना, जब तक रिश्ता मतलब मधुर रिश्ता कोई तरीका कोई नहीं। ये गए थे 23 तारीख को शाम को, 23 तारीख को रात को जोधपुर के थे, 24 तारीख को ये माउंट आबू के थे और 25 तारीख मंगलवार को 3:15 बजे उस बच्चे से वो लड़की मिली है। उसके बाद में इन्होंने खाना खाया तो भी उस बच्ची को कहा कि भाई तेरा भाई था तो तुम मेरे को बता दे
थी, मेरे भाई को फोन करके मैंने बुलाया, उसने पहले कहा स्टेटस लगा दिया। उसने कहा कि स्टेटस से उसको कैसे पता लगा, तो उसने कहा मैंने उसको मैसेज किया था। बच्चे ने कहा मैसेज दिखाओ, तो उसने कहा नहीं मैंने उसको फोन किया था। तो बार बार वो झूठ बोलती रही और उसके बाद में उसने कहा कि वो तो मेरा भाई, वो मौसी का बेटा भाई था, यहाँ तो कर रहा, तो मौसी है ही नहीं तो भाई कहाँ से आएगी, अन्यथा बता देती कौन सी मौसी का भाई है। तो उसके बाद में इसने कहा खाना खा लो, तो उसने कहा कि मैं मुझे भूख नहीं। उसके बावजूद भी बच्चे ने आग्रह करके उसको ले जाके खाना खिलाया है। उसने कुछ खाना कम जरूर खाया होगा लेकिन खाना खिलाया। उसके बाद में नाइट को वो कपासन में होटल में रुके, नेक्स्ट डे वो और घुमाई के रात को 11:15 बजे पहुंचे। घर पे पहुंचने के बाद में हम भी इंतजार में थे कि भाई बच्चे आ रहे हैं आज। तो मेरी मिसेज ने जैसे कहा, उसने कहा कि संगीता घूम के आ गई बेटा, तो उसने कहा हाँ मम्मी घूम के आ गई, तो चाय बना दूं। उसने कहा चाय नहीं पियेंगे। उसने कहा कि फिर खाना खा लो, तो उन्होंने कहा खाना तो हमने रास्ते में 3:15 बजे के लगभग ही खाया था। तो उसने कहा दूध पी लो, तो उसने कहा मम्मी जी दूध दे दो, तो दूध पिया है। दोनों बच्चे आराम से सो गए। सुबह रूटीन के हिसाब से वो एग्जैक्ट 5 बजे उठी है, सारा काम किया है। जब मैं स्कूल में गया था वो कपड़े धोने के लिए गई थी। फिर घटना मतलब गठित हुई जी टाइम पर, तो थे बता रहा सुसाइड को मामलो है, तो कहीं आरोप हो और अठाऊ लेर गया हॉस्पिटल में लेर गया या फिर खुद उतार भी साहब। वो क्या बात, जैसे ही वो सतपाल गटर से आया, उसकी मम्मी ने कहा कि संगीता को भेज दो, इसलिए वो जल्दी से नहा ले और खाना खा ले। बच्चे ने नॉर्मल में जैसे किवाड़ो डाले हुए रहते हैं तो नॉर्मल धक्का दिया, नहीं खुला। उसने जोर से धक्का दिया तो उसको महसूस हो गया कि अंदर से आग लगी हुई है। इसने फिर जोर से आवाज लगाई खोल खोल, तो भी उसने नहीं खोला। फिर इसने फोन किया उसी समय, तो उसकी फोन की घंटी बज रही थी लेकिन उसका कोई अंदर से आवाज जवाब नहीं आता। बच्चा दौड़ के पीछे खिड़की की तरफ गया तो उसको पता लगा कि वो तो देखने पे पता लगा कि वो लटकी। उसने कहा मम्मी वो तो लटक गई है। फिर बच्चे ने जाके जोर से उसको बचाने के प्रयास में किया, पता कहीं हो सांसें चल रही हो। तो 8-9 मिनट में ये वाकया हो गया। तो जोर से बचीर दिया तो कमरे के अंदर की आगल के स्क्रू थे वो उछल के दूर जाके गिर गए। उन्होंने तुरंत अनन फानन में उसको उतारा, जो चुनी से फंदा गया था उसको काटा। अनन फानन में जान बच गई, क्या पता कोई सांस चल रहा हो। अंतिम प्रयास करने घर पे गाड़ी खड़ी थी, मेरा छोटा बड़ा बच्चे ने गाड़ी ड्राइव की है। सतपाल और उसकी मम्मी ने उसको गोदी में लेके बीच की सीट पे लेके वो धोद गए। कहीं कोई भागने वापस नहीं था। हम उसको अंतिम प्रयास कर रहे थे कि कहीं कोई सांस हो तो फिर भी बचाने का अंतिम प्रयास कर रहे थे। अब इसमें कहीं भी कोई सत्यता नहीं है, जैसा इस वीडियो में वायरल हो रहा है, एक भी सत्यता नहीं है। और लोग जो भावावेश में आगे कमेंट्स कर रहे हैं, मैं साथियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरी भी बात वीडियो के अंदर लोग मतलब निशान देकर भी का आधार पर उसमें क्या हुआ है कि वो लगभग 10 बजे की घटना थी। 10, 10:30 में यहाँ पर नहीं था, मुझे नहीं पता। लेकिन 10 बजे से बाद में जब उसको CHC ले जाया गया, मेरी गाड़ी से उतार के उसको अंदर ले जाया गया। उसमें स्ट्रक्चर पर डाला गया, वहाँ पर डेट घोषित किया गया, कागज बने पोस्टमार्टम में थाने से। उसके बाद में उसको ले जाया गया लोसल। उस दिन बरसात हो रही थी, गर्मी थी। 5-5:30 बजे तक वहाँ रस्साकसी चलती रही। मेरे पिताजी ने पोस्टमार्टम के लिए साइन कर दिया, उसके पिताजी ने पोस्टमार्टम के लिए साइन करने के लिए पेन निकाल लिया, बताया, लेकिन किसी ने हाथ पकड़ लिया कि नहीं यहाँ नहीं करवाएंगे। फिर डिप्टी साहब वहाँ आए, समझा। इसकी डिप्टी साहब ने फिर 2 थाने को निर्देशित किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए मेडिकल बोर्ड सीकर से इनकी अनुशंसा करवा दो। उस बॉडी को वहाँ से डाल के फिर सीकर ले जाया गया। सीकर में उस मोर्चरी में डलवाया गया, डीप फ्रीज में डलवाया गया। फैक्ट इस चीज का है, मुझे जितनी जानकारी है कि डीप फ्रीज खराब था। ये पुलिस पर अस्पताल प्रशासन बताया गया उस दिन डीप फ्रीज की क्या स्थिति थी। एक डेड बॉडी को बक्से में पैक कर दिया गया, वापस निकाला गया। गर्मियों का टाइम है, यदि 5 घंटे भी लाश पड़ी रह जाती है तो उसको जब नहलाते हैं तो हाथ लगाते हैं तो चमड़ी साथ में आ जाती है। 4-5 जगह उसको गाड़ी में बैठाया गया, डाला गया, वापिस उतारा गया। परिजन तो ये डेड बॉडी को संभाल के रखते हैं, लेकिन उन लोगों की तो रात दिन का काम है। तो वो तो जहाँ भी हाथ लगाया तो उसके साथ में खाल आ गई, या गाड़ी के अंदर जब बार डाला है, घसीटा गया है, तो उसके वो खरोंच के निशान है। जबकि लोग ये करें इसको बहुत बुरी तरह से निर्ममता से मारा गया है। मैं दावे के साथ इस बात को कोर्ट में प्रूफ करूंगा कि मेरे बच्चे ने या मेरे किसी परिवारजन ने उसके अंगुली तक नहीं किए। हाँ, बातचीत में कुछ उदयपुर के अंदर उनके गर्म नरम हो गया होगा। यह बच्ची ने भी स्वीकार है। बच्ची ने अपने माँ बाप को इसी उदयपुर की घटना की सूचना दी है। माँ बाप ये अप्रूव करें कि उस बच्ची के हाथ लगाया था, और मैं अप्रूव करूंगा कि उस बच्ची के हाथ नहीं लगाया था। कोर्ट में इस चीज को अप्रूव करना, बच्ची के हाथ भी नहीं लगाया गया था। बच्ची को मानसिक टॉर्चर भी नहीं किया गया था। केवल इतना पूछा गया था कि ये तेरा भाई कहाँ से आ गया अचानक, और यदि इसको बुलाना था तो मुझे कह देती, चाय पानी पिलाते। ये बातें भी सारी मेरे बड़े बच्चे के और बच्चे के ससुर के बीच में उदयपुर के कपासन होटल से फोन के ऊपर हुई है, जिनकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। आप कोर्ट में पेश कर सकते हो? बिल्कुल, कोर्ट में पेश करने के लिए मेरे पास बहुत अच्छे एविडेंस हैं। और जो मेरे पूर्व बेबुनियाद आरोप लगा रहा है, मेरी छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहा है, उन सब का जवाब दूंगा। और मेरा विश्वास है कि न्यायपालिका में निर्दोष घोषित करेगी। तो मैं आपको पक्ष जाने हो, आप वो वीडियो देकर उससे क्या, जो मेरे को रात को किसी परिजन ने वो वीडियो डाला, मेरी मजबूरी थी। मैं स्कूल में गया, वहाँ पर मैंने
मैंने उस वीडियो को देखा, उसमें आपका लिखा हुआ था कि सामने वाला पक्ष भी अपनी बात रखना चाहे तो संपर्क कर सकता है। मैं कहता हूँ कि भाई साहब, आपने जो वीडियो बनाया, ठीक है, आपने उसके मुंह के सामने माइक लगा दिया, उस आदमी ने बेबुनियाद आरोप लगाए। आज वो दादा और जो पड़ोसी बेटे हैं ना, वो उस शादी में एक भी नहीं थे। सिंगल एक आदमी जो मेरे पास उस शादी की फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी है, उसमें जो आज लोग बता रहे हैं ना, वो एक भी नहीं थे। सिंगल परिवार था वो जाखड़ परिवार, वो चोपड़ा परिवार, कुछ चुनिंदा एक दो परिवार होंगे, लेकिन सारे समाज के नहीं थे। आज वो सारे बयान दे रहे, उनको कुछ हकीकत का ही पता नहीं है, और वो आज आके वहाँ पर बयानवीर बन रहे हैं। तो थारो पक्ष थे रख चुके हो, एक महीने तक संतुष्ट हो? हाँ बिल्कुल, मैं इस चीज से आपके मार्फत मैं सभी को ये सूचना देना चाह रहा था कि मेरा पक्ष भी सुना चाहे हकीकत से। अब ये आप जनता जनार्दन है, जो भी इस दोनों वीडियो को देखना, इनमें जो भी आपको लगे उस हिसाब से अपनी राय बनाना। न्याय तो हमें न्यायपालिका से मिलेगा, लेकिन समाज के अंदर जो हमारी छवि को धूमिल करने का ये लोगों द्वारा प्रयास किया जा रहा है, और हमारे प्रति लोगों की जो ये नेगेटिव मानसिकता बनाई जा रही है, अब मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जनता से निवेदन करना चाहूंगा कि अब आप इसका निर्णय निकालिए कि मेरे पास एविडेंस है, मैं आपको एविडेंस दूंगा, वो भी आप वीडियो में, अपने वीडियो के अंदर जो भी कॉल डिटेल है, कॉल रिकॉर्डिंग्स है, उनकी मैं आपको क्लिप्स दूंगा, आप वो भी शामिल लगाइए। जनता निर्णय कर लेगी फिर मेरे बात में क्या विचारधारा बनाती है। मेरे गाँव में से पूछ लीजिए, मेरे जानकारों से पूछ लीजिए, मेरे रिश्तेदारों से पूछ लीजिए। 30 साल से अनोखो गाँव में नौकरी कर रहा हूँ, तो आखिरकार कोई तो कुछ तो होगा। मैं 30 अक्टूबर 1993 की मेरी पोस्टिंग है, 30 साल से मैं इस गाँव में सर्विस कर रहा हूँ लगातार, तो कुछ तो होगा जो आखिरकार गाँव में बैठा हूँ। अन्यथा तो लोग 12 महीने भी सर्विस नहीं कर पाते। मेरा भी लोगों से लाइजन होगा, लोगों के भले में काम आता हूँ, भले बुरे में काम आता हूँ, वो लोग मेरे काम आते हैं। तो मैं इस प्रकार से जो छवि दिखाई जा रही है, उस प्रकार की छवि का इंसान नहीं हूँ। लोगों से पूछिए, आस पड़ोस के लोगों से पता लगाइए, उसके बाद में जो भी मानसिकता बनानी है, आपको जो भी टेंडेंसी फिट करनी है दिमाग में, बाद में कीजिए। एक पक्ष को मत सुनिए। उन्मादी होने से ये किसी का हल नहीं होता है। हम न्यायपालिका का पूरा सम्मान से सामना करेंगे, निर्दोष साबित होंगे, और पुलिस प्रशासन का भरपूर सहयोग करेंगे। जब भी हमें बुलाएंगे, 20 मिनट में पुलिस प्रशासन चाहिए तो धोध में, और सीकर प्रशासन चाहिए तो 1 घंटे में हम सीकर जाएंगे। कहीं हम छिपे हुए नहीं है, सब घर पे बैठे हैं। पुलिस प्रशासन ने हमारी पूरी तहकीकात कर ली है। इसके बावजूद भी यदि आवश्यकता हुई तो हम पूरा सहयोग करें पुलिस प्रशासन का, न्यायपालिका मुकाबला करेंगे। जितने हमारे पास एविडेंस है वो न्यायालय में रखेंगे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे साथ न्याय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पधारे और दोनों पक्षों की बात रखी, क्योंकि पत्रकारिता का ये पहला फर्ज बनता है कि दोनों पक्षों की बात रखी जाए। एक तरफ की बात रखने से लोगों की विचार और ये जो उत्तेजना है वो पैदा हो जाती है। इसलिए आपका बहुत बहुत हृदय से आभारी। तो आपा अनोखो गाँव में पूछा, और 8 जगह लड़की के ससुराल पक्ष का बागा ससुर जी अब बातचीत करी, और बे आपको पक्ष है जो बड़ी ही सीधा तरीका हूँ जखी भी बात हुई बस सामने रखी है, और मैं अठ पूछ रहा कि पूरी बात है जगह सुनी है। तो ये जलको सिकर के साथ में थे जुड़े रहिजो और देखते रहिजो। राम राम साहब। कैमरामैन नरेंद्र सिंह के साथ में मैं दिलराज सिंह।